गवर्नमेंट नवीन गर्ल्स कॉलेज बैकुंठपुर के प्रिंसिपल और पैट्रोन डॉक्टर आर.एन. कच्छप मैडम, कन्वीनर डॉक्टर कामिनी, को कन्वीनर विक्की राम जी और डी मिश्रा जी, और मेरी बहुत सशक्त और सार्थक वक्ता साधना खरे मैडम और प्रोफेसर नीति जैन, आप दोनों को तो मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। और थोड़ी सी शिकायत भी कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो आखिरी में बोलता है ना उसके पास क्या हो जाए, क्योंकि जब पूरे पूरे बिंदुओं को लगभग सारे के सारे जितने भी आयाम हो सकते थे इस विषय पर आप दोनों ने भरपूर इस पर अपना विश्लेषण दिया है। मैं कोशिश करूंगी कि गागर में सागर भरने की और संक्षिप्त में एक बिंदु को लेकर के चलने का प्रयास करूंगी। चित्रा मैडम, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने आपको सुना है, बहुत बढ़िया आप बोलेंगे, मैं जानती हूँ आपको। धन्यवाद। शुभकामनाएं, बोलिए। तो मैं ये कोशिश करूंगी, क्योंकि ऐसा है कि ये एक ऐसा विषय है कि आज की परिस्थितियों में। शर्मा मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं शुरू करूं। हाँ, तो इस कोरोना संक्रमण से जब हमारा पूरा भारत गुजर रहा है और हम लोग सब जानते हैं कि हमारे विशेषज्ञ और वैज्ञानिक और सब लोगों ने इतनी भविष्यवाणी की थी, और अभी नीति जैन मैडम ने भी बताया, साधना मैडम ने भी ये बात बताई कि इतनी जागरूकता के बावजूद भी आज हम कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमित हो रहे हैं। हमारे सारे कयास बदल गए, हम फिर भी चेते नहीं, संभले नहीं, और नतीजा ये हुआ कि आज ये दूसरी लहर ने हमें इतना चपेट लिया है और अब हम आशंकित हैं हम तीसरी लहर को लेकर के। तो एक्चुअली में है क्या कि कोरोना संक्रमण की प्रतिक्रिया मेडिकल ज्ञान पर आधारित नहीं है, ये हमारी सामाजिक समझ से संचालित होती है। तो यानी ये डिपेंड करता है कि इस सारी जानकारी को, मैं नहीं समझती कि कोरोना के से लेकर के इस वायरस के बारे में जितना कुछ चिंतन मनन विचार विमर्श विश्लेषण सब कुछ हो चुका है, पर उसके बावजूद भी कमी कहाँ है? कमी है हमारी समझ में, हमारे फॉलो करने पे। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज हमारा पूरा विश्व जो है, और हम भारत वाले तो गुजर ही रहे हैं, कितनी परेशानी हुई, हमने भी हाल फिलहाल में इतनी सारी परेशानियों को देखा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, और इतनी कालाबाजारी रिश्वतखोरी तमाम प्रकार की जितनी नकारात्मकता हमने इस समय देखी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नकारात्मकता ही रही, कहीं ना कहीं सकारात्मक पहलू भी रहा, परंतु वो थोड़ा कमजोर रहा और नकारात्मकता भारी रही। तो आज मैं यही चर्चा करूंगी कि हम सकारात्मकता में नकारात्मकता और नकारात्मकता में सकारात्मकता को कैसे देखें। हम लोग ने क्या किया, अब इस बीमारी से बचने का सरकार ने, देश ने, यह प्रशासन ने काम किया कि लॉकडाउन कर दिया। पहला लॉकडाउन गया, दूसरा लॉकडाउन गया, लॉकडाउन होते गए, लेकिन हमने क्या किया, हमने जरूर इससे बचने के लिए अपने घरों में कैद किया, लेकिन उसका नतीजा हुआ कि हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों प्रकार का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य पे हम देखें क्या प्रभाव पड़ा। ये दूसरी लहर तो बहुत ही शक्तिशाली और घातक रही, इसने हमारे पूरे शरीर को, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी एंटीबॉडीज से बचकर शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसका नतीजा हम लोग देख चुके हैं कि जब हमारी ये दूसरी लहर चल रही थी और अप्रैल हमारा पीक पे चल रहा था, बहुतों ने बहुतों को खोया। और अभी नीति जैन बता रही थी कि हमारे घर की, हमारे सामने हमारे घर वालों की अर्थी निकल रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मेरी छोटी बहन मेरे आंख के सामने चली गई, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे घर के मेरे सबसे बड़े जेठ चले गए, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। ये हमारी व्यवस्था रही। इस डबल कोविड वेरिएंट ने न केवल इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाया, बल्कि रिसेप्टर्स के साथ ये शरीर में तेजी से अब फैल रहा है। ये तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब हम देखते हैं हमारा मानसिक स्वास्थ्य पर का क्या प्रभाव पड़ा है। तो WHO के पहले महानिदेशक ब्रॉक जिशहोम ने क्या कहा कि बगैर मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता। देखिए, हम कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो मन को यदि हम हेल्दी करेंगे तो मेरा मानना है कि शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अब ये संक्रमण का नतीजा मानसिक स्वास्थ्य हमारे, हम बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो गए। और क्या हुआ ये देखिए, मूड, मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, हमारे मूड से संबंध है, थिंकिंग से संबंध है और व्यवहार है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी प्रकृति क्या है और हम क्या व्यवहार में ला रहे हैं, ये सब चीजें जो है हमारे मानसिक स्थिति का परिचायक होती हैं। नतीजा क्या हो रहा है, अवसाद, चिंता, विकार, शिजोफ्रेनिया,
खाने के विकार या व्यसनी व्यवहार हमको दिखाई दे रहा है। शिजोफ्रेनिया के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ आपको, शायद आप समझ जाएंगे कि कई बार हमारे सामने क्या होता है कि चीजें होती रहती है, पर हमारा मन इतना आशंकित होता है कि कहीं वो व्यवहार हमारी वजह से नहीं हुआ। जैसे हमने एक पिक्चर देखी थी साहब बीबी और गुलाम, उसमें जो घर की सबसे बड़ी बहू रहती है वो बार बार अपने हाथ को धोती है, उसे लगता है कि इसके हाथों में खून लगा है। ये इस तरह के, हम घर से बाहर निकल जाते हैं लेकिन हमको लगता है गैस खुला रह गया, हमको लगता है दरवाजा कहीं पीछे का दरवाजा लॉक तो नहीं है। ऐसे तमाम प्रकार की जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो प्रभावित करते हैं। स्पेशली अवसाद जो डिप्रेशन है, इसका शिकार तो सब वर्ग हो रहा है। आम पुरुष को ले लीजिए, स्त्री को ले लीजिए, बच्चों को ले लीजिए। मैं अपना ध्यान बच्चों पर केंद्रित करूंगी। अब इस मेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या चीजें होती हैं? एक्सेसिव पैरानोरिया, वरीज, एंजाइटी, मतलब जो बहुत अधिक उन्माद की स्थिति होती है, चिंता की स्थिति होती है। लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस और इरिटेबिलिटी, यानी या तो हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या बहुत ज्यादा इरिटेशन हमारा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ाना, चीखना, चिल्लाना, इस तरह की स्थिति। एक्सट्रीम चेंज ऑफ इन मूड्स, जो हमारे मूड्स होते हैं वो बार बार बहुत बदलते रहते हैं। सोशल विड्रॉल, यानी कि हम अपने आप को पूरे समाज से, परिवार से और अपने आसपास के लोगों से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। ड्रामेटिक चेंजेस इन ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न, हमारे ऐसे बहुत सारे सोने की और जो खाने की जो हमारे प्रतिमान है, व्यवहार प्रतिमान होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके से इस कोविड का एक छोटा सा बनाया है कि क्या क्या मेंटल डिसऑर्डर्स और क्या क्या हमारे फिजिकली हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मेंटल इलनेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से संबंधित है। मेटाबॉलिक, जो चयापचय से संबंधित है। मस्कुलोस्केलेटन, जो अवसाद और इससे संबंधित है। क्रॉनिक फटीग, अत्यधिक थकान वगैरह। न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी, इतनी सारी चीजें जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में दिखाई देती हैं। अब आइए हम बात करते हैं सामाजिक स्वास्थ्य की और क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आखिर सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि सोशल हेल्थ है क्या। बीइंग एबल टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विथ अदर्स, हम किस प्रकार से अपने आप को दूसरों के साथ प्रभावशाली ढंग से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर पाते हैं, आंतरिक संचार कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं कि नहीं, ये है सोशल। अब देखिएगा कई बार लोग क्या होता है, हम एक दूसरे से बातचीत तो कर रहे हैं पर हम आंख में आंख नहीं मिला रहे हैं, या अपने हाथ को ऐसे इधर उधर कर रहे हैं, बार बार बालों को कर रहे हैं। इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि आप कहीं पर अपने आप को सोशली फ्री महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसके कैसे एग्जांपल्स हैं जो हम देख सकते हैं? कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद अदर्स, हम अगर दूसरों से बहुत अच्छे से, प्रभावशाली ढंग से, मैं इसको प्रभावशाली के बजाय बल्कि सुविधाजनक से ढंग से यदि हम दूसरों के साथ संचारित हो रहे हैं तो वो सोशल हेल्दी है। मेंटेनिंग ए नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, अगर हमारा जो फ्रेंड सर्किल है, हमारे दोस्त हैं, उसके साथ हमारा नेटवर्क बना हुआ है, बराबर कम्युनिकेशंस बने हुए हैं। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हम केयरिंग है कि नहीं। ओबेइंग द लॉज एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी, यानी हम अपने समाज के जो नियम है और कायदे कानून है, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं। टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटीज अराउंड यू एंड इंटरेक्टिंग विथ अदर्स, मतलब जो भी हम गतिविधियां अपने संचालित कर रहे हैं उसमें हम दूसरों के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। अब बात आती है कि इतने सब चीजों के बाद कि हम अब इस पूरे इम्पैक्ट को जो कोविड का है उसने हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है। अब जो मेजर इश्यू आता है जिसको मैं कवरेज करना चाहती हूँ वो है हमारे बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्यों मैं बच्चों की बात कर रही हूँ? क्योंकि देखिए सारा विश्लेषण, बहुत हद तक बहुत सारी चीजें, इतने सारे वेबिनार्स होते हैं, हम लोग सब बात करते हैं कि कोविड का महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा, पुरुषों पे क्या प्रभाव पड़ा, मजदूरों पे क्या पड़ा, बहुत सारी चीजें हैं। पर हम उस बात से बिल्कुल कई बार इस चीज को नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि जो बच्चे हमारे आने वाली भविष्य है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, जिन पर हमारा पूरा दारोमदार है, क्या उनके भावनाओं के प्रति, उनकी गतिविधियों के प्रति और उनके एक्शन के प्रति हम कितने सजग हैं, ये हम नहीं देख पाते हैं। तो क्या आज जो इतनी बड़ी महामारी हो रही है उससे ये बच्चे प्रभावित नहीं होंगे? ये और बात है कि बच्चे और हम में फर्क ये होता है कि हम परेशान होते हैं तो हम कह देते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं।
कह नहीं देते हैं तो लिख देते हैं, लिख नहीं देते हैं तो फोन से बता देते हैं, यानी बहुत सारे, तो वी हैव सो मेनी मतलब आइडियाज। बट बच्चे वो तो केवल अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस सारी चीजों को बताते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी करी और उससे एक अध्ययन भी किया कि लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर के बच्चे सबसे ज्यादा जो है वो पीड़ित होते हैं, सारे के सारे बच्चे, उनमें भी वो बच्चे जो लोग गरीब घर के हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं या किसी तरीके से डिप्राइव क्लास में आते हैं, ऐसे लोग ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं जिनके पास सुविधाएं भी नहीं है। तो इस तरीके से महामारी का प्रभाव जो है बच्चों पे तो पड़ रहा है, लेकिन मैं इसको ये मानती हूँ कि इस कोविड ने बच्चों पर साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि लॉकडाउन तो हो गया, व्यवस्था तो थी घर में रहने की, लेकिन नतीजा क्या हुआ, इन बच्चों पर किस प्रकार के प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। मैंने इन प्रभावों को दो ढंग से बताने की कोशिश की है। एक सकारात्मक प्रभाव जो हमको दिखता है, और दूसरा है जो नकारात्मक प्रभाव जो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये देखने की कि किस प्रकार से बच्चे इन प्रकार के प्रभावों से ग्रसित पाए गए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में देखा कि अमीर देशों में इसका प्रभाव कम दिखाई देता क्योंकि सुविधाएं हैं उनके पास। जो मध्यम और कम आय वाले देश हैं वहां पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा हमको दिखाई देता है। तो इन सब को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला है कि सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, कोई भी घटनाएं होती है, कोई भी समय आता है या कुछ भी परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन मेरा ये मानना है कि दो बराबर प्रभावों को लेके चलता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इसके पहले जो भी स्थितियां थी, मैं ये मानती थी, अगर हमने सब सांस्कृतिक विलंबना को पढ़ा है तो कोई एक आगे बढ़ता है, कोई एक पीछे रहता है, कि कभी सकारात्मक ऊपर होता, कभी नकारात्मक। लेकिन आज परिस्थितियां, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी विवेचना है, मैं बिल्कुल नहीं इसको वो तब ये समझती कि मैं आपको इस बात के लिए फोर्स कर लूं कि आप मेरी बात से सहमत हो, क्योंकि अल्तेकर ने क्या कहा, आप अपने विचार को रखिए जरूर, कोई आपकी बात को माने या ना माने, बस यही सोच के मैं अपनी बात को रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो सकारात्मकता नकारात्मक आज पैरेलल चल रही है, दोनों बराबर बराबर दिखाई देंगे। सबसे पहला इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे, बच्चों के विकास पर, लर्निंग न्यू एजुकेशन स्किल। ये तो हम सब देख रहे हैं कि आज नई शिक्षा पद्धति हमारे सामने दिखाई दी। ये जो आज हम लोग आप बैठे हैं, हम कितने दूर दूर से क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए हैं, और भी ना जाने कितने लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। और कल आप इस लेक्चर को यूट्यूब में डाल देंगे तो ना जाने पूरे वर्ल्ड वाइड इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल डेवलप हुई है और बच्चों ने इसको बहुत अच्छे सीखा है। मैं आपको बता दूं, ये जो कुछ भी आज आपके सामने मैं प्रेजेंट कर पा रही हूँ, मुझे कहाँ से आएगा, हमने तो कभी देखा नहीं था, पर मैंने अपने बच्चों से ही सीखा है। तो ये सबसे बड़ी न्यू एजुकेशन स्किल डेवलप हुई है। गेटिंग इंडल्ज इनटू इंडोर फिजिकल एक्टिविटीज, उनकी सारी बच्चों की एक्टिविटीज क्या हुई है, घर के अंदर उनकी सारी की सारी फिजिकल एक्टिविटीज अब होने लगी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है। ये किस सेंस में हुआ है, इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, आप इस पर विचार कर सकते हैं, कल आप बात भी उठा सकते हैं कि मैडम क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगर बच्चा परिवार के सब लोगों, जहां पति पत्नी घर में नहीं रह पाते थे, मुंबई में एक कहावत है कि माता पिता जब बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो भी वो लेटा रहता है, और जब वो घर में लौटते हैं तो भी बच्चा लेटा हुआ ही मिलता है। इसका मतलब वहां पर कितनी कैसी लाइफ होगी कि बच्चे और माता पिता के बीच में कहीं कोई कम्युनिकेशन जो फिजिकल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो हम सब देख पा रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर थे वो आ गए हैं, यह सब अब एक परिवार के लोग, क्योंकि और कोई व्यवस्था है ना, बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए सब एक साथ घर में रहने लगे हैं। तो इससे उनके बीच में प्यार, मोहब्बत, अपनापन, ये बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं जो पहले नहीं दिखी थी, क्योंकि माँ अपने काम में, पिता अपने काम में, सब अपने अपने में लगे थे। तो अब हम काम जरूर अपना कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारी नजरों के सामने हमारे बच्चे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है। क्यों, कैसे वो खुद करें, क्योंकि आज की स्थिति में पहले तो माँ सब काम को कर लेती थी, अब सब घर में है, तो कई बार मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को देखा है कि बच्चों को काम बांट देते हैं, और बांटना भी चाहिए ताकि बच्चे एंगेज रहें। तो उससे क्या हो कि बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि कैसे वो किसी काम को करें, माँ की मदद कैसी करनी चाहिए, पिता की मदद कैसी करनी चाहिए, और किसी की कैसी मदद करनी चाहिए, और उनके अंदर खुद को कि वो काम को कर सकते हैं। माँ बोलती है कि बेटा तू काम को कर सकता है, तू कर। तो ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है। सेकेंड जो लेवल पे हम देखते हैं बच्चों, इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि ग्रेटर अवेयरनेस, एक जागरूकता तो बढ़ी है, अवेयरनेस अबाउट एन अननोन डिजीज एंड हेल्थ। सभी बच्चे आजकल
मैं बहुत तकनीकी ज्ञान की अब बात नहीं कर रही कि बच्चों को में भी ये बहुत तकनीकी ज्ञान आ गया कि कोरोना क्या है और ये पेंडेमिक क्या होता है और इसमें क्या इसके एंटीवायरस और ये सब तमाम चीजें जितनी भी मेडिकल ये सब चीजें हैं, इस टर्मिनोलॉजी को वो सुन जरूर रहे हैं, ठीक है ना, पर कम से कम थोड़ा जान भी रहे हैं। डीपली नॉलेज नहीं है पर सुपरफिशियल नॉलेज तो बच्चों को भी समझ में आ गया कि ये वैक्सीनेशन है, टीकाकरण होना, जैसे बहुत सारी चीजें। मैं उन बच्चों की बात करी, मैं बहुत क्लियर, जो छोटे पीयर ग्रुप के बच्चे हैं 7-8 साल के, उनकी बात नहीं हो रही। एक सामान्य बच्चे जो ग्रोन अप है, किशोर अवस्था से ऊपर के बच्चे हैं पर युवा भी नहीं हुए, ऐसे बच्चों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे हैं। डेवलपिंग इनर स्ट्रेंथ टू फेस सच चैलेंजेस इन फ्यूचर, एक ये बहुत बड़ी चीज बच्चों में दिखाई दी कि उनको क्या फ्यूचर में हो सकता है, कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, उसको फेस करने के लिए उनके पास कुछ इनर स्ट्रेंथ भी डेवलप हुई है। तीसरी बात हम देखें कि बच्चों में भी रिलेशनशिप डेवलप करना आया है। कमिंग मोर क्लोजर टू फैमिली एंड एम्पैथी, उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक दूसरे को बहुत ही भावनात्मक रूप से, सहानुभूति पूर्वक से वो उनके अंदर जुड़ाव की स्थिति दिखाई देती है। फॉर्मिंग ए बैंड ऑफ लव एंड अफेक्शन, और वो प्यार और स्नेह के बंधन में अपने को बंधा हुआ महसूस करने लगे हैं। डेवलपिंग सेल्फलेस डिवोशन टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड, मानवता के प्रति, पूरा मानव जाति के प्रति बच्चों के मन में कहीं न कहीं पर एक मानवता जो विकसित होती दिखाई देती है कि हमें भी स्वार्थ छोड़ करके निस्वार्थ भाव से कोई काम करना चाहिए। कई बार देखिए कोई कुछ दिखती है तो कभी बच्चे दौड़ के चले जाते हैं, माँ ये चीज उसको दे दो ना, उसके पास ये चीज नहीं है, पापा ये चीज उसको दे दो ना, उसके पास ये चीज नहीं है। तो ये जो काइंडनेस डेवलप हुई है, ये मुझे लगता है ये इसका सब एक साथ रहने लगे तो ये छोटी छोटी चीजें हमें डेवलप होती हुई दिखाई देती हैं। Dwelling virtues of humanity and empathy at early stage of life, जीवन के प्रारंभिक स्तर पर उनके अंदर कुछ कुछ वर्चूस डेवलप हुए हैं, कुछ गुण विकसित हो गए हैं, कुछ सहानुभूति के, कुछ प्रेम के, कुछ विश्वास के, कुछ सहयोग के, कुछ स्नेह के, ऐसे बहुत सारे वर्चूस जो है उनके अंदर डेवलप हो गए। डेवलपिंग न्यू होराइजन्स बियॉन्ड होम एंड स्कूल, स्कूल और घर इन सब से भी परे उनके अंदर कुछ विचार करने के, कुछ सोचने के। मैं तो कई ऐसे पेपर में पढ़ती, कई बच्चे इतने क्रिएटिव हो गए हैं, कभी देखिए न्यूज़पेपर उठा के, कहीं और भी संसाधनों से, तो बच्चे तरह तरह की चीजें करने लगे, बेस्ट का उपयोग करने लगे हैं। तो इस तरह के अंदर उनके अंदर जो बहुत सारे ऐसे सोचने विचारने के नए आयाम विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। लर्निंग नेचर्स वैल्यू, उसमें बच्चों ने क्या किया, प्रकृति के साथ, क्योंकि अब चूंकि बाहर निकलना नहीं है तो जो भी आसपास आता है, कभी पेरेंट्स भी बोलते हैं, कभी कोई भी बोलता है कि चलो जाओ थोड़ा सा पौधे में पानी दे दो, चलो फूल को देख लो, थोड़ा नेचर के साथ। तो ये जो जुड़ाव बच्चों के घर में रहने से नेचर के साथ हुआ है, ये एक बहुत अच्छा सिम्टम कहा जा सकता है। अगर ये जो चीज अगर पॉजिटिव लेवल पे हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो केयरिंग नेचर के प्रति, फैमिली के प्रति, मेंबर्स के प्रति, दोस्तों के प्रति जो डेवलप हुआ है, अगर ये नर्चरिंग का नेचर अगर बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया और अगर उसी को लेके आगे बढ़ गई, तो मैं समझती हूँ इस महामारी में हमारे ये जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो एक अच्छी मिसाल लेकर के देश के समक्ष एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कुछ नकारात्मक पहलू को, क्योंकि जो हमें ज्यादा दिखाई देते हैं और वो उसको मैंने उनको बताने की कोशिश की है। सबसे पहली बात इसका इफेक्ट शिक्षा व्यवस्था पे पड़ा है, जो मेरे से पहले साधना मैडम ने भी कहा, नीति जैन ने भी कहा। सबसे पहली बात क्वालिटी का लॉस हुआ, कहाँ क्वालिटी रह गई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं और मैं इस विषय पे बहुत चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि आज दिन सारे दिन न्यूज़पेपर, सारे न्यूज चैनल इस पर बहुत चर्चा कर रहे हैं। हम रोज पेपर देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा में गुणवत्ता में कमी आ गई, क्योंकि कुछ तो इस महामारी, इस पैंडेमिक की विवशता है कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं। इसलिए बहुत हद तक, चूंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनका पीयर ग्रुप से कनेक्शन नहीं हो रहा है, उनके टीचर से उनका कलेक्शन नहीं हो रहा है। और अभी नीति मैडम ने बताया कि जो बात हम आमने सामने बैठ के, आज आप कितना भी सोच लीजिए, आप सब मेरे सामने यहाँ उपस्थित हैं पर फिजिकली नहीं है, आप इसके माध्यम से हैं, तो वो जो इंटरेक्शन होना चाहिए, जो वाइब्रेशंस होते हैं, फिजिकल वाइब्रेशंस होते हैं, जो मेंटल वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस नहीं जा रहे हैं। क्योंकि कुछ भी बोलिए, अगर बच्चे को, छोटे से बच्चे से एक बार एक छोटे से बच्चे ने कहा कि मैंने कहा क्लास हो रही है तुम्हारी, बोले हाँ हो रही है, तो कैसे करते हो, कुछ नहीं मैं अपना वीडियो सब बंद कर देता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, क्लास चल रही है, टीचर तो बोल रहा है। तो ये जो चीजें डेवलप हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं है, क्योंकि आज ही मैं न्यूज पढ़ रही थी, बच्चा बोल रहा है मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो ये जो टेंडेंसी हो रही है, क्योंकि अब बहुत हो गया, लंबा समय हो गया, तो इस वर्चुअल चीजों में इसके कुछ नुकसान भी हमको भुगतने पड़ रहे हैं।
डिप्राइवल ऑफ एजुकेशन, ये हम देख, इनएडिक्वेट लर्निंग, इसकी भी बात हम कर रहे हैं कि अब कहाँ लर्निंग होती है। ये जो वर्चुअल, अभी नीति मैडम ने कहा ही कि जो बात ऑनलाइन और ऑफलाइन हम आमने सामने बैठ करके जो स्टूडेंट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, उससे बेस्ट इंटरेक्शन कुछ हो ही नहीं सकता। लैक ऑफ डिजिटल, मतलब क्योंकि अगर मान लीजिए मुझको ये सारी चीजों का ज्ञान नहीं है, कल को नहीं ज्ञान है ना, सीधी सी बात है, जो शहर में रहने वाले हैं, थोड़े कुछ कस्बे में हैं, थोड़े कुछ महानगर वगैरह में, वहां के सबके बच्चों को देख लीजिए, उनके पास सारी सुविधाएं मौजूद है, लैपटॉप है, सारा कुछ है, तो वहां तो थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो आम हिस्सा है, और हम सब जानते हैं हमारे भारत की आम जनता गांव में रहती है, तो गांव के बच्चों का क्या हाल है, क्या उनके पास ये सारी फैसिलिटी पहुंच पाई है, ये चीज हमको देखने की जरूरत है। फॉल इन एजुकेशनल आउटपुट्स, इसलिए कुछ भी आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। वाइड लर्निंग गैप्स बिटवीन लो एंड हाई सोशियो इकोनॉमिक, ये जो सोशियो मतलब ये जो सबसे बड़ा जो अंतर है सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विभिन्न परिवारों के बीच में, उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। क्योंकि देखिए अगर सुविधा नहीं है, मैं कई बच्चों से पूछी और कई शायद सूचनाएं भी देखी, मैंने कहा तुम लोग क्लास में क्यों नहीं आते हो, मैडम मोबाइल नहीं है, कैसे खरीदेंगे। फिर एक न्यूज पढ़ी कि एक पिता ने अपनी भैंस को बेच दिया क्योंकि बच्चे को उसको मोबाइल देना था, रोज टीचर से डांट पड़ती थी कि मोबाइल चाहिए। तो ये दोनों चीजें हुई तो ये इसका ड्रॉबैक तो होगा ही होगा ना, क्योंकि माँ बाप या जो उनके अभिभावक है, अगर वो इन सुविधाओं को जुटा के बच्चों को दे रहे हैं, तो वो कैसे कट के करके दे रहे हो, ये तो बच्चा भी समझ रहा है और वो माता पिता भी समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तो कुछ एक कम्युनिकेशन गैप तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप बहुत कष्ट सह के, बहुत तकलीफों के बाद किसी चीज को करते हैं, तो वो बहुत सारी वहां पर विपरीत प्रकार की परिस्थितियां भी पैदा होती हैं। एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, ये जो दूसरा है कि हर कोई आशंकित रहने लगा है। कई बार हम कई बच्चों से बात करते हैं, कई बार मेरा बेटा ही बोल रहा था मुझे नहीं मालूम अब मेरा क्या होगा। अभी हम देख रहे हैं 12th की परीक्षा यदि नहीं हो रही है, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो फ्यूचर तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। ऐसी स्थिति में बहुत परेशानी होने वाली है। डिले इन एग्जामिनेशन तो हम देख ही रहे हैं, अब ये एग्जामिनेशन एक साल से दूसरे साल, और अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या स्थिति होने वाली है। प्रिडिक्शन तो है कि अभी बहुत खराब स्थिति और आएगी। तो ये जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन से कोई एक सिंपल एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का तरीका नहीं है। एग्जामिनेशन है, आपने क्या लर्न किया उसको जस्टिफाई करिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं, आपका लेवल ऑफ नॉलेज कहाँ है। तो एग्जामिनेशन नहीं तो कहाँ से वो चीजें होंगी। जो भी कुछ आप बुक पे बैठ के देख के लिख रहे हैं, उसका क्या होगा ये आप भी जानते हैं। लेट बिगिनिंग ऑफ न्यू सेशन, सेशन से नहीं हो रहे हैं या बहुत लेट हो रहे हैं, तो एक सेशन का दूसरा सेशन, और जब दूसरा सेशन का होनी चाहिए शुरुआत, तब पहले सेशन का भी एंड नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। डेवलपमेंट ऑफ एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर को लेकर के बहुत एंजाइटी हो गई है। हमारे बच्चे भी परेशान है, बड़े भी परेशान है, सब कहीं ना कहीं पर ये स्थिति। और बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि उनका पढ़े कैसे, स्कूल नहीं जा पा रहे, पीयर ग्रुप से नहीं मिल पा रहे, टीचर से कांटेक्ट क्यों है। भाई हर एक की मजबूरी है, टीचर जरूर क्लास ले रहा है, हम लोग जरूर सब काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम प्रशासन के अधीन होकर काम कर रहे हैं, किसी बाध्यता के तहत है। तो ये सारी सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें अच्छी है, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो इस सारी परंपराओं को तोड़ करके और इस कोरोना में पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नई नई टेक्निक भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर अगर हम इसको मेजोरिटी के लेवल पर देखते हैं, तो ये स्टडीज भी हुई है कि एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ा है। हेल्थ इश्यू, इस पर हम चर्चा कर चुके, लेकिन फिर भी कि लैक ऑफ आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज, कुछ कहाँ रह गई है। अब एग्जीक्यूटिव है ही नहीं ना, सब कुछ काम घर के अंदर करना है, बाहर निकल नहीं सकते, खेलने पर रोक थी, बहुत सारी चीजें थी। अब चलिए थोड़ा अनलॉक हुआ है तो कुछ कुछ चीजें होने लगी, पर फिर भी तो भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। लेकिन इसका बहुत बड़ा असर हेल्थ पे पड़ा है, और नतीजा हम देख रहे हैं, बच्चे घर में ही बैठे हैं और घर में बैठ के तरह तरह की चीजें जो उनके हेल्थ के अनुरूप नहीं है, उसके बाद भी वो खाएंगे, तो नतीजा ओबेसिटी बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, उनके अंदर भी डेवलपमेंट हो रहा है। प्रोन टू वेरियस हेल्थ डिसऑर्डर्स, बहुत सारे ऐसे हेल्थ डिसऑर्डर्स होने लगे हैं। ये सब पे चर्चा करेंगे तो लंबा समय हो जाएगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी है जो बहुत हो रही है, क्योंकि एक तो सामान नहीं ला पा रहे हैं या कोई चीजें नहीं मिल रही है, वो सामान नहीं मिल रहा है। तो और कहीं ना कहीं पर बच्चे जब मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, हम आगे चल के देखेंगे कि इसके साथ जुड़े रहने से उनकी कनेक्टिविटी, उनका पूरा डिपेंडेंसी जो है मोबाइल पर बढ़ रही है। तो ये तो हमको क्या मालूम है कि मोबाइल में वो क्लास ही अटेंड कर रहे हैं, कि बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी चीजों को जो कि अनड्यू है, जिसको नहीं देखना चाहिए उसको भी देख रहे हैं, वैसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो विज्ञापन है, ये सब प्रलोभन बच्चों को आकर्षित करते हैं
और इसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि उनके अंदर कोई न्यूट्रिशन को लेके पेरेंट्स जागरूक हैं, सब कुछ जागरूक है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पे आप देख लीजिए कि खाने के प्रति लेकर के भोजन के प्रति कहीं न कहीं पर हम उतने जागरूक नहीं हो पाए। नतीजा हम देख रहे हैं कि हमारा भारत आज ओबेसिटी से प्रभावित है और बच्चों में ओबेसिटी बहुत दिखाई दे रही है। लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है कि इम्यून सिस्टम कहाँ से मजबूत होगा जब हम कुछ चीज़ बैलेंस नहीं लेंगे, कुछ चीज़ न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य तो गड़बड़ ही होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही है। अग्रेसिव बिहेवियर चेंजेस, सोशल आइसोलेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंजाइटी और इरिटेशन, ये चीज बच्चों में बहुत दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है कि बच्चे चिल्ला के फेंक देते हैं। क्या करें हम, क्योंकि दिन भर वो किसके साथ हुए। इसके संबंध में कुछ स्टडीज हुई हैं जिसका मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताना चाह रही हूँ। न्यूयॉर्क सिटी स्थित चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राहेल बुशमैन ने एक स्टडी किया है। उन्होंने पाया कि 6 से 12 साल की उम्र के 3% बच्चों में गंभीर डिप्रेशन है। तो ये सोचने की बात है कि 6 साल से 12 साल की उम्र, ये ट्रांजिशन के पहले की स्टेज है ना? लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं पर वो बच्चे एंग्जायटी का शिकार हो रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है? तो कहीं न कहीं पर कुछ वजह हैं। जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित शोध में एक 2020 में बच्चों में जब अध्ययन किया गया तो उन्होंने पाया कि बच्चों में डिप्रेशन, डर, अकेलापन, यहाँ तक कि आत्महत्या के ख्याल भी बढ़े। और ये हमारे यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ भिलाई में, हमारे सूर्यविहार में भी एक 12 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया ना। उसकी माँ ने डांटा, तो ये पिछले लॉकडाउन की बात है। उसकी माँ ने डांटा और उसकी माँ किचन में काम करने गई और हम लोग सोच भी नहीं सके थे वो लड़के ने घर में जाके अपने कमरे को बंद करके फैन से कुछ साड़ी या दुपट्टा ऐसा लटका करके, और जब माँ बाहर निकली वो कितना परेशान हुई होगी कि कल्पना नहीं कर सकते। तो सोचने की बात है कि हर एक व्यक्ति को अपने शरीर से इस जन्म से कितना प्यार होता है और उसके बाद अगर हम उस चीज को हम खत्म कर ले, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और अगर उतना सा बच्चा इस सुसाइड कमिट करता है तो ये बहुत चिंता की बात है। हम लोग सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इस विषय में विचार करने की बात है। आत्महत्या जैसी चीज को बड़े एक बार फिर भी मैं समझ लेती हूँ कि चलिए वो मेच्योर है, परंतु इमेच्योर बच्चा अगर इस तरह का स्टेप उठाता है तो ये एक चिंतनीय विषय है। उसके बाद उन्होंने अध्ययन में सब पाया, इस तरह से बच्चों में बहुत ही उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव जोन, प्रतियोगिता क्या हुई है? प्रतियोगिता का दो रूप है। एक प्रतियोगिता होती है हेल्दी और दूसरी है अनहेल्दी। जब बच्चा स्कूल जाता है, पीयर ग्रुप में रहता है, खेलता कूदता है, तो बच्चों के साथ जो उसकी प्रतिस्पर्धा होती है वो हेल्दी होती है। वो चाहता है कि मैं भी फर्स्ट आऊं और वो भी कुछ करना चाहता है। लेकिन जब अब यहाँ पर क्या है, बच्चा घर में रह रहा है परिवार के साथ, तो वहां पे क्या कॉम्पिटिशन होगा, तो नेचुरली वो कर रहा है। लॉस ऑफ पेशेंस, जिज्ञासा, ये तमाम चीज, क्योंकि जब टीचर रहता था आमने सामने खड़े होकर पढ़ाता था तो उसके प्रश्नों का करता था पैदा होती है, जिज्ञासा से प्रश्न पैदा होते हैं और जिज्ञासा ही नहीं तो प्रश्न कहाँ से पैदा। ये तमाम चीजें हमको देखते हैं कि एडिक्शन टू सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट, ये एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दी बच्चों में। इंटरनेट के कारण और सोशल मीडिया पे बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो देखिए मुझे याद आता है कि हम लोग जब समझ हमारी थी, हम बच्चों को, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो हमने उनको स्ट्रिक्टली ये कहा था कि आप मोबाइल मत रखना, और हमने मोबाइल दिया भी नहीं। और मोबाइल दिया भी, जैसे मैंने अपने बच्चे को कॉलेज में मोबाइल दिया, तब उसने मेरे से पूछा, कॉलेज में पूछा उसने कि मम्मी अब मैं व्हाट्सएप चालू कर सकता हूँ क्या? तो मुझको लगता है अगर हम इस तरह की ये चीज थी, बच्चे मानते भी थे। और आज हमारी मजबूरी क्या है, क्लास तो हो रहे हैं ना, वो 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जिसकी खेलने कूदने और बिल्कुल स्वतंत्र होकर जीने की वो है, वो किस पे कैद हो गया? इस छोटे से मोबाइल में। और उस मोबाइल पर उसकी डिपेंडेंस, की क्लास, उसके लेक्चर्स, उसके होमवर्क, सारी चीजें वो किस पे चल रही है? वो सारी की सारी मोबाइल पे हो रही है। तो नतीजा जब वो बोर हो जा रहा है, क्योंकि बोर रोज मोनोटनी इतनी हो रही है, इसलिए वो बच्चा क्या करता है, जब बोर होने लगता है तो मोबाइल में अपने वीडियो को अनम्यूट कर देता है, म्यूट कर देता है और दूसरे काम में लग जाता है। या हो सकता है फिर धीरे धीरे वो नेट चला चला के और भी सारी चीजें देखता हो। ये चीज साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं बच्चे, ये हम देख रहे हैं, हमारे पास नमूना है। क्योंकि कि बच्चे में क्या होता है, मोबाइल पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो
देखिए विकार कहाँ पैदा होते हैं? विकार मनुष्य के मन में ही पैदा होते हैं और विकार की शुरुआत बचपन से ही होती है। हालाँकि उसके पीछे मैं परवरिश को ज़िम्मेदार मानती हूँ कि अगर हम परवरिश में बच्चों को संस्कार देते हैं, तो इस तरह की आपराधिक स्थिति पनपने की या पैदा होने की स्थिति कम होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आज की स्थितियाँ क्या है? अब आज हम लोग जो है मैच्योर हैं, हमारे बच्चे थोड़े कम मैच्योर हैं। लेकिन वो जो 3 साल का बच्चा, वो जो 4 साल का बच्चा अभी आया है, इस लॉकडाउन में 2 साल में वो क्या देख रहा है? वो तो सारी ज़िंदगी उसके मोबाइल के आस-पास कैद हो गई है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास क्या होगा? वो उसमें जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो सीख रहा है, वही उसकी लर्निंग पर असर पड़ रहा है। तो इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर बन रही हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ये कम से कम मैं ये देख रही हूँ, मैं इसमें शहरों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं वहाँ पर उन परिवारों की बात कर रही हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े संख्या में परिवार है, संयुक्त परिवार हैं, बड़े आकार के परिवार हैं और गरीब बच्चे हैं, शोषित बच्चे हैं। वहाँ पर इस तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन दिखाई देता है, बाल अब्यूज़ दिखाई देता है कि या तो लड़की जो है वो अपने किसी रिश्तेदार को क्योंकि सब तो घर में रह रहे हैं ना और कहीं-कहीं कुछ जाने की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो ये एक विकार जो अंदर का पैदा होता है, वो इस तरह की विपरीत स्थिति पैदा करता है और वहाँ पर फिर इस तरह के बाल अब्यूज़, चाइल्ड सब चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन अब क्या है इसमें बच्चों में जितने भी एक्सप्लॉइटेशन के जो है स्थितियां हैं वो बनती चली जा रही है ना क्योंकि मोबाइल हमारे पास है नेट हमारे पास है तो इसलिए बच्चा जो है इस तरह की इन सारी चीजों का क्या हो रहा है धीरे धीरे आदी होता चला जा रहा है एजुकेशन में स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि पढ़ना और दूसरा क्या है पढ़ना हमको एजुकेशन को सीखना या लर्निंग हमारी केवल इनके माध्यम से ही है इसलिए इस पर डिपेंडेंसी जो है कहीं ना कहीं पर इसका साइड इफेक्ट पैदा कर रही है डोमेस्टिक वायलेंस हम इसके बारे में मैं बता ही रही हूँ कि हर परिवारों में हमको इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड लेबर ये सारा बाल श्रम क्योंकि मजदूरी है आप देख रहे हैं कि अभी नीति जैन ने मैडम ने बताया और साधना ने भी बताया कि हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई और आर्थिक व्यवस्था जब चरमरा गई है तो खाने के लाले पड़ रहे हैं हम लोग तो फिर भी 2 रोटी खा रहे हैं पर वो परिवार वो बच्चे जिनको खाना नहीं मिल रहा है कितने परेशान है क्योंकि घर का जो कमाऊ व्यक्ति है वो कमाने नहीं जा पा रहा है तो जब कमाने नहीं जा पाएगा तो कहाँ से उसकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो गई वो तो बहुत दूर है उसको एक दिन खाना भी नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये तमाम स्थितियां वहां पर चाइल्ड लेबर को कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं और वो स्थिति हमको दिखाई देती काम करना पड़ रहा है फिर इम्पैक्ट ऑन डिसेबल्ड चिल्ड्रन ये जो एक इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो डिसेबल्ड स्पेशली क्योंकि देखिए हम तो चल फिर पा रहे हैं हमारे जो और भी जो बच्चे सफरर बच्चे हैं वो सब भी सब ठीक पा रहे हैं लेकिन जो लोग दिव्यांग हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम हो रहे हैं उनके साथ एजुकेशनल न्यूट्रिशनल और हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर के क्योंकि सब चीजें तो बंद है ना तो सब बंद होने के किनारे जैसे मैं यहाँ एक भिलाई में एक संस्था है मुस्कान करके वो ऐसे डिसेबल्ड बच्चों की है बोल नहीं सकते किसी का मुंह है किसी का हाथ कुछ ऐसे मैं वहां जाती हूँ अपनी सेवाएं देने के लिए और अभी मेरे को इतना दुख हुआ जब मुझे पता लगा कि मुस्कान की डायरेक्टर कोरोना के कारण डेथ हो गई और अब वो सारे के सारे बच्चे जो उस स्कूल में आके ठीक हो चले थे किसी का पैर ठीक हो गया था किसी की थोड़ी सी जो उनका मेंटल स्टेटस है वो ठीक हो गया था अब सब वापस बिखर गया उनके पेरेंट्स बहुत परेशान है इस कोरोना ने इस पूरे उन बच्चों को जो जिंदगी की ओर जा रहे थे जीवन जीने के लिए वो वापस उनका रास्ता ब्लॉक हो गया तो ये तमाम स्थितियां हमको दिखाई देती हैं तो ये तो हो गए अब सवाल ये है कि अगर हम इस दोनों पहलू को देखने की कोशिश करें कि अगर इस कोरोना ने बच्चों पर क्या प्रभाव डाला तो ठीक है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं पर हमें लगता है कि नकारात्मकता ज्यादा है पर मेरा अपना ये मानना ये है कि इस नकारात्मकता में ही हमको सकारात्मक ढूंढना पड़ेगा जैसे साधना खरे मैडम ने भी यही कहा कि हमको समाधान देखना पड़ेगा अगर हम केवल ये देखेंगे अगर आप ये सोचिए कोई मेरे विश्लेषण से ये सोचे कि मैडम ने तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कम बताए और नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा बताए तो क्या हम केवल नकारात्मकता को ही देख करके एक निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि आज समाज में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही खराब हो रहा है नहीं अगर हम इसको इस ढंग से देखें कि ये नकारात्मकता इसलिए आई कि इससे हम एक बार और नए सिरे से पॉजिटिव रूप से होकर अपने आप को सोच सकें अब इसको हम कैसे सोचेंगे और कैसे दूर करेंगे इसके लिए जो बच्चों को लेकर के मेरा जो एनालिसिस है उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि ये जो सारी सिचुएशन हुई है बच्चों में जो लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना संक्रमण से मान लो उनका परिवार खोया है या बहुत सारी तमाम प्रकार की स्थितियां आई हैं अब ये देखिए वो बच्चा बिहेव कहाँ कर रहा है क्या कर रहा है
तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि बच्चे किस तरह से, उनका व्यवहार में क्या बदलाव आया है, कैसा बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस टोन में कह रहे हैं। वो जैसे कई बार कई बच्चे बोलते हैं मैं क्या करूं, मुझको तो कोई पसंद नहीं कर रहा है, मैं बहुत बोर हो गया हूँ। ये सब चीजों को हम एज ए पेरेंट्स, हमको इस चीज को बिल्कुल पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि जो बच्चा पहले ऐसा नहीं करता था वो आज ऐसा क्यों करता है, उसके व्यवहार में क्या बदलाव आया, उसकी गतिविधियों में क्या बदलाव आया। कई बच्चे क्या होते हैं, चुपचाप सबके बीच रहते रहते हैं, अचानक कोने में चले जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, एकदम एक कॉर्नर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो आइसोलेशन उनको पूरे परिवार से अलग करता है। ये बच्चों में है स्थिति, इस चीज को मैंने कुछ कुछ देखा है और कुछ मेरे अपने अवलोकन के आधार पर मैं बताने की कोशिश करी थी। इस तरह के बच्चे अगर आपको दिख रहे हैं, इस तरह की स्थिति आपको अपने बच्चे में दिखाई दे रही है, तो ये आपको सोचने की जरूरत है। और तीसरी बात, उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ जाए। परफॉर्मेंस माने जैसे यही बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, चाहे वर्चुअल क्लासेस ही ले रहे हैं, तो आप हमको उसमें जानने के, हालांकि इस वर्चुअल क्लासेस में मुझे बहुत भलाई नहीं दिखती, पर हमारे पास विकल्प भी नहीं है कि हम अपनी सारी पढ़ाई को जारी रखें, इसलिए ये चीजें दिखाई दे रही है। तो अगर उसके परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी आ रही है तो ये चीजें आप नोटिफाई करिए और आकर हमें सोच लिए, अगर ये चीजें दिख रही हैं 3 स्तर पर, व्यवहार, गतिविधि और उसका परफॉर्मेंस, तो हमको सोचने की जरूरत है और उसके बाद अब हम इसको क्या करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका पहला तरीका है, हर हर समस्या का समाधान होता है संवाद, बात करना। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आज हमारे संबंधों में, कोई भी संबंधों में दूरी आ रही है, उसका कारण है संवादहीनता। तो सबसे पहले बच्चों की शारीरिक भाषा को समझिए, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी पूरी बात सुनिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनके आई एक्सप्रेशन को देखिए, फेशियल एक्सप्रेशंस को देखिए, और ये सारी चीजें, उसका टोन क्या है। मैं बार बार ये कहती हूँ बच्चा किस टोन में बोल रहा है। पहले बोलता था मम्मी पानी दे दो, अभी बोलता पानी नहीं दे रही, मैं कब से बोल रहा हूँ। तो ये टोन जो है वो बहुत काउंट करती है, उस पूरी बॉडी लैंग्वेज को हमको समझना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डाइट कैसी हो गई है, क्या खाना चाहता है। अमेरिका की एक कंपनी है, उसमें जनरल हॉस्पिटल में एक उन्होंने अध्ययन किया कि जैसे सेब में बहुत एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और वो जो है डैमेज और सूजन को रोकने और मरम्मत करने में मदद करता है। तो अगर हमको ये पता चल जाता है, इस तरह की हमारी डाइट्स हैं, तो हम उस बच्चे को डाइट, देखिए ऐसा नहीं कि खान पान केवल हमारी फिजिकल उसको एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वो हमारे, हमको मेंटली भी बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, इनर स्ट्रेंथ देते हैं। तो हम ऐसी खान पान की वस्तुओं को बच्चों को देने की कोशिश करें और उनके साथ प्रेम से रहना पड़ेगा। कहने की बात है कि अगर एक टेबल पे मैंने फल सजा दिया और बच्चे को कह दिया कि इसको खा लो, ये फर्क पड़ता है। ये फर्क क्योंकि आज की परिस्थिति है, पहले की परिस्थिति अलग थी कि बच्चा स्कूल में जा रहा था, चेंज हो रहा था, घर से निकल के अपने पीयर ग्रुप में जा करके टीचर या स्कूल के बीच में वो कुछ थोड़ा फर्क होता था उसमें, तो उसका व्यवहार इतना चिंताजनक नहीं होता था। लेकिन आज की स्थिति में वो घर में रह रहा है, तो शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन ये जो अभी जितने हमको इस तरह नकारात्मक स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये अभी इस साल के लॉकडाउन की दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले से इस साल में एक लंबा समय बीत गया इस तरह की व्यवस्था में रहते रहते। तो हर कोई व्यवहार में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, हर के व्यवहार में हम इस तरह के परिवर्तन को देख पा रहे हैं। तो खान पान उसका देखना है और उसके खान पान को सुधारना है। और तीसरी चीज है उसको सोना, उसका सो पा रहा है कि नहीं सो पा रहा है ठीक से, वो चिंता, उसका बिस्तर सही है कि नहीं, वो कैसे सो रहा है, टाइम से सो रहा है कि नहीं सो रहा है, उसके सोने का बार बार उठ तो जाता नहीं है। यानी बहुत ऐसी चीजें, नींद ऐसी चीज है जो दिन भर की आपकी फिजिकल एक्टिविटी को शांत करके सवेरे आपको फ्रेशनेस देती है। अगर नींद सही नहीं होगी तो निश्चित रूप से और परेशानियां हमारी बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर इससे क्या है, सारा अवसाद बढ़ता है, ये सारी नकारात्मक स्थितियां जो मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं अगर खान पान और नींद सही नहीं है। और तीसरी जो स्थिति है वो है खेलकूद। अब हम इस खेलकूद को क्या देखें, क्या खेल रहा है बच्चा, कैसे खेल रहा है, किस तरीके से खेल रहा है। आप ये बोल रहे हैं, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि किस तरीके से का बॉल खेल रहा है, दीवार पे मार रहा है। एक तो ये है कि सिंपल से जंबलिंग कर रहा है, दूसरा तरीका है बहुत फोर्स लगा के। और तब उसकी बॉडी लैंग्वेज को हम यदि देखें तो उस बॉडी, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से बाल पकड़ने के ढंग और बाल को जब वो थ्रो करता है दीवार की ओर, दोनों के ढंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहीं कुछ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को ही हमको नोटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा सही खेल कूद करता है, सही एक्सरसाइज करता है, तो उसके अंदर का जो एंडोर्फिन, जो हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, जिससे उसके अंदर खुशी पैदा होती है, हैप्पीनेस होता है, और इससे बच्चे को जो है
अगर रोज बच्चा ऐसा करता है सवेरे, इसलिए हम लोग सब हमेशा ये कहते हैं कि सुबह जब बिस्तर से उठिए 2 मिनट ईश्वर का ध्यान कीजिए और उसके बाद उठ करके, मैं हमेशा अपने सभी बच्चों को बार-बार बोलती हूँ, क्लास में पढ़ाती हूँ कभी भी, कि कभी भी बिस्तर से तत्काल मत उठिए। थोड़ा देर उठ के बैठिए, 2 मिनट आँख बंद करके ईश्वर को ध्यान कीजिए, उनको थैंक्स दीजिए कि कल का दिन उसने अच्छा बिताया, आज का दिन भी वो अच्छा बिताए हम, आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद बिस्तर से उठिए। उसके बाद अपनी नित्य क्रिया से फारिग होके कुछ मिनट ज़रूर आपको ध्यान, मेडिटेशन, योग, आसन ज़रूर करना चाहिए और ये आदत अगर हम बच्चों में भी डालते हैं, आप ये देखिए ये उनका अगर लाइफ़स्टाइल होता है, उसके बाद फिर वो अपनी खाने-पीने, नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर, लंच जो भी है ऐसा, उसको यदि सिस्टमैटाइज़ कर देते हैं, तो बहुत हद तक इस सारी विषम परिस्थितियों में उसको सर्वाइव करने की आदत पड़ेगी। तो अगर हम इन सब बातों को ध्यान रखते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज की स्थिति में ये जो तमाम संक्रमण हो रहा है और इस तरह की जो लॉकडाउन में स्थिति में जो बच्चों में शारीरिक और मानसिक और बहुत सारी की सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उनको हम समस्या के रूप में ना देखें। हम उसको एक स्थिति के रूप में देखें और उस स्थिति को अगर ध्यान से देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उस समस्या के साथ समाधान भी दिख जाएगा और जिस दिन समाधान दिख जाएगा, उसके बाद फिर हमें कोई चिंता नहीं है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा राष्ट्र कहाँ जा रहा है, क्योंकि जब हमारा व्यक्ति सुरक्षित हो जाएगा, तो हम भी सुरक्षित हो जाएँगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने बच्चों के अंदर जो इस लॉकडाउन की स्थिति है, उस समय अगर उनके अंदर जो नकारात्मकता पैदा हो रही है या जो स्टैग्नेशन दिखाई दे रहा है या जो स्थिरता दिखाई दे रही है उनके व्यवहार में, जो उनके भविष्य के लिए खतरनाक है, तो हमें सबको सजग होने की आवश्यकता है। एक छोटा-सा कोटेशन कहीं पढ़ा था, मुझे अभी याद नहीं किसने कहा था कि यदि आपका बच्चा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपके, मतलब ये लैपटॉप है, मोबाइल है और ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, अगर इसमें मास्टर हो गया, तो आप खुश मत होइए, आप सचेत हो जाइए। क्योंकि हर चीज़ के ड्रॉबैक होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उसमें कीन उसका झुकाव बढ़ता है, तो इस बात की संभावना बढ़ सकती है कि वो कहीं न कहीं उसको गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। हर चीज़ का ज्ञान उतना होना चाहिए जितनी आवश्यक है। ये क्योंकि आज तो इतना नॉलेज का एक्सपेंशन हो चुका है, इतने आयाम खुल चुके हैं कि हम किसी एक आयाम तक यदि अपने आप को सीमित करते हैं ना, तो हम पिछड़ा हुआ पाएँगे अपने आप को। हमारे पेरेंट्स चिंता करेंगे, हम चिंता करेंगे कि मेरा बच्चा इसमें क्यों नहीं हुआ? हम तो खुद ही अपने बच्चे को सिखाते रहते हैं। कि अरे तुमको ये नहीं आता, फलाने बच्चे को ये आता। तो ये सब तमाम स्थितियाँ पैदा करती हैं ना, कि कहीं न कहीं पर बच्चे के अंदर डिप्रेशन या उसकी जो है तमाम उस प्रकार की स्थिति के नकारात्मकता को प्रोत्साहन देती है। तो कहीं इस बात का विश्लेषण और विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है कि बच्चे में दोष देने के बजाय, बच्चे को उँगली करने के बजाय, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि हम कहाँ हैं? एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए स्कूल टीचर, एज़ ए क्लास टीचर, एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर, हम कहाँ हैं? क्या हम अपना रोल अदा कर रहे हैं? और जिस दिन वो जो बहुत सीधी-सी बात है कि 3 उँगली है, इसमें ये जो उँगली है, तो इसको ना करके अगर इस 3 को हम अपना ऑब्जर्वेशन, और इसके लिए मैं एक मुहावरा कहती हूँ, स्व-आकलन करिए, स्व-चिंतन करिए, स्व-मनन करिए। कि खुद का चिंतन करिए, खुद का मनन करिए और खुद को आकलन करिए। और ये मुझे एक पेरेंट्स के रूप में मैं अपना आकलन करने की कोशिश करती हूँ। एक बच्चे के रूप में तो तब समझ नहीं थी इतनी, आज समझ हो गई तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबको ये बताने की कोशिश करूँ। अगर इस पैटर्न में हम चलते हैं, तो बहुत सारी स्थितियों से, नकारात्मक स्थितियों से हम अपने आप को उबर पाएँगे। पता नहीं, मैंने कोशिश तो की है। इस पूरे इस आयोजनकर्ताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद। जब